चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं न्यूज ब्लास्ट की। सबसे पहले बात करते हैं मन की बात कार्यक्रम की। तो 30 जून से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विचार और सुझाव देने का आग्रह किया है, क्योंकि नई सरकार के पहली मन की बात ये है। और ऐसे में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं आप सभी से इसके लिए अपने विचार और इनपुट साझा करने का आह्वान करता हूँ। MyGov ओपन फोरम नमो ऐप पर लिखें या फिर 1800117800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड कीजिए। 25 फरवरी को प्रसारित हुआ था आखिरी मन की बात कार्यक्रम। उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की वजह से कार्यक्रम बंद हो गया था, लेकिन 30 जून को मोदी सरकार 3.0 का ये पहला मन की बात कार्यक्रम होगा, जिसे व्यापक स्तर पर प्रचारित भी किया जाएगा। प्रसारित इसलिए किया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इसे व्यापक स्तर पर बड़ी स्क्रीन के जरिए भी सुनेगी और कार्यकर्ताओं के साथ जो मोर्चों से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उसको लेकर तैयारियां भी करे हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड है, जो बेस है, वो क्या होना चाहिए, इस बार क्या टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री की मन की बात में जिन बातों का, जिन टॉपिक्स को वो लेकर के डिस्कशन करते हैं वो काफी अहम होते हैं और जनता तक बड़ी रीच के साथ पहुंचते हैं। पैन इंडिया भी सुना जाता है, इंडिया के बाहर भी लोग मन की बात कार्यक्रम जो खासतौर पर प्रशंसक हैं वो सुनते हैं। ऐसे में 30 जून के मन की बात कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने सजेशंस और व्यूज मांगे, लोगों से आग्रह किया। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं आप सभी से इसके लिए अपने विचार और इनपुट साझा करने का आह्वान करता हूं। इसके लिए ऑप्शन भी किस तरह से विचार साझा किए जा सकते हैं वो भी बताया। दरअसल MyGov ओपन फोरम या फिर नमो ऐप पर तो आप अपने सुझाव या व्यूज लिख सकते ही हैं, या फिर एक नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है, जो नंबर है 1800117800, जिस पर अपना संदेश रिकॉर्ड करें। 25 फरवरी को प्रसारित हुआ था आखिरी मन की बात का कार्यक्रम, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की वजह से कार्यक्रम बंद था। केंद्र में कुछ और शीर्ष नौकरशाहों को मिल सकता है एक्सटेंशन। आईबी प्रमुख सहित अन्य शीर्ष नौकरशाहों को कुछ और विस्तार की संभावनाएं सामने आई हैं। हो सकता है कि एक्सटेंशन मिले, क्योंकि जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख तपन कुमार डेका को एक्सटेंशन मिल सकता है। आपको बता दें कि 30 जून को समाप्त हो रहा है डेका का 2 साल का निश्चित कार्यकाल, जो कि 2 साल का जो पीरियड है वो टेक्निकली अब खत्म हो रहा है, 30 जून को समाप्त हो रहा है। पीके मिश्रा, अजीत डोभाल की सेवा विस्तार के बाद इनकी भी एक्सटेंशन की संभावनाएं प्रबल है। तो वहीं यूपी में अहम पदों पर आसीन वरिष्ठतम अफसरों को भी विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि विस्तार की बात जब सामने आई तो फिर वो सीटें भी जहां से अब आने वाले दिनों में एक्सटेंशन की जानकारी सामने आई, ये वो जगह है नौकरशाहों को एक्सटेंशन यहां से मिल सकता है। आईबी प्रमुख सहित अन्य शीर्ष नौकरशाह इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में शामिल हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख तपन कुमार डेका को भी एक्सटेंशन मिल सकता है। हालांकि 30 जून को समाप्त हो रहा है उनका 2 साल का निश्चित कार्यकाल, लेकिन संभवतः अब एक्सटेंशन भी उन्हें मिलेगा। मामा की बुधनी सीट पर कौन होगा उम्मीदवार, ये सवाल, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कल बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक के तौर पर निर्वाचित वो हुए थे और ऐसे में कल शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफे की घोषणा भी कर दी थी। शिवराज सिंह के इस्तीफे के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना भी तय है। बीजेपी के गढ़ बुधनी सीट से अब उम्मीदवारों के नाम को लेकर के कयास शुरू हो गए हैं, अटकलें शुरू हो गई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते, मंत्री बनाए गए। लेकिन अब अटकल ये हो रही है कि उनके स्थान पर जब उपचुनाव होंगे तो फिर वो कौन सा नाम है जो सामने आएगा। विदिशा लोकसभा सीट से जिस तरह की धमाकेदार जीत शिवराज सिंह चौहान ने दर्ज की, उसके बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया, लेकिन विधायक के इस्तीफे के बाद में बुधनी सीट अब रिक्त हो गई है और देखने वाली बात ये होगी कि उस सीट पर नाम अगला किसका होगा। तो वही सवाल तो ये भी है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ कौन होगा उम्मीदवार। वायनाड से प्रियंका को उतारने का पार्टी फैसला कर चुकी है। ऐसे में प्रियंका के खिलाफ अन्य पार्टियों ने भी तैयारी की है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया है और कहा कि पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो भाजपा के लिए अनुकूल हो। कांग्रेस को यदि सीट खाली करनी थी तो राहुल गांधी को लाने की आवश्यकता नहीं थी। ये इस बात पर जो व्यूज है वो कम्युनिस्ट पार्टी का ठीक रहा। कम्युनिस्ट पार्टी ने एनी राजा और भाजपा के सुमरन को मैदान में उतारा था, जिसके बाद में राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना और फिर इस सीट को जब खाली किया है तो इस पर प्रियंका गांधी
के नाम को लेकर अब सामने बात आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रियंका गांधी जब मैदान में होंगी चुनावों को लेकर तो उनके सामने उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर भी तैयारियां जारी। एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट का। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली नगर निगम को मिला है नया कमिश्नर। आईएएस अश्विनी कुमार बने हैं एमसीटी के नए कमिश्नर। वर्तमान में दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव गृह हैं अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमार ज्ञानेश भारती की जगह लेंगे। आपको बता दें कि एजीएमयूटी कैडर के 1992 बैच के आईएएस अफसर अश्विनी कुमार हैं। दिल्ली नगर निगम के नए अध्यक्ष, नए कमिश्नर माफ कीजिएगा वो बनाए गए हैं। दिल्ली नगर निगम को अब उनके तौर पर नया कमिश्नर मिल गया है। एक बार फिर से आपको बताएं कि आईएएस अश्विनी कुमार एमसीडी के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। वर्तमान में दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव गृह के तौर पर कार्यरत, और ऐसे में ज्ञानेश भारती के स्थान पर अश्विनी कुमार अब होंगे दिल्ली नगर निगम के नए कमिश्नर। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुखविंदर सुक्खू की पत्नी को टिकट मिल गया है। देहरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए टिकट मिला है उनकी पत्नी को। कमलेश ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के होशियार सिंह के साथ होगा। आज तक इस सीट से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन कोशिश लगातार की जाती रही। अब भी कोशिश की जाएगी। अब पहली चुनावी राजनीति में उतरने जा रही है कमलेश, और इससे कांग्रेस को आस भी है क्योंकि सुखविंदर सुक्खू की पत्नी है, टिकट उन्हें मिल गया है। जीत की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन जब यहाँ इस सीट को हम देखते हैं जिस पर कभी भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, शिकस्त हुई नहीं, कांग्रेस का खाता खुला नहीं, तो देखने वाली बात ये होगी कि उनके एंट्री के साथ क्या ये पहली चुनावी जीत उनकी होगी। तो वहीं पंकजा मुंडे के हार के सदमे से समर्थक सदमे में, और 4 समर्थकों ने सुसाइड कर लिया। जब से परिणाम घोषित हुआ है तब तक 4 समर्थक आत्महत्या कर चुके हैं। ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि हार कहीं ना कहीं जब हुई पंकजा मुंडे की, और वो भी इस वजह से कि उनकी हार के बाद उनके जो समर्थक लगातार प्रचार में जुटे रहे, वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए और इस चीज़ को ले नहीं पाए कि पंकजा मुंडे बावजूद इसके कितना प्रदर्शन, कितना लोगों तक समर्थन जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हार गई। लेकिन 4 लोगों ने सुसाइड किया, और जब मृतकों के परिवारों के साथ पंकजा मुंडे मिली तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे समर्थकों को उन्होंने कहा कि कदम ऐसा मत उठाइए, इस चीज की अपील भी की। आपको बता दें कि बीड सीट पर बीजेपी का 28 साल का शासन पंकजा मुंडे की हार के साथ समाप्त हो गया। एनसीपी के शरद चंद्र पवार के बजरंग सोनवाने से हारी पंकजा। कड़ा मुकाबला था, करीब 6,500 वोटों से शिकस्त उन्हें मिली। 1996 से 28 साल तक बीड सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। पहले यहां से पंकजा के पिता गोपीनाथ मुंडे ने चुनाव जीता, लेकिन इसके बाद पंकजा मुंडे की हार अब 28 साल के बाद इस सीट पर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर, लेकिन समर्थकों में इस चीज को लेकर इतना दुख, इतना आक्रोश कि अब तक 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। तिलहन को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम में ये भी योजना शामिल हो सकती है। 2025 से 2026 तक 20 से 30 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा है। फिलहाल देश में 4 से 4.1 करोड़ टन तिलहन उत्पादन होता है, लेकिन तिलहन उत्पादन बढ़ने से आयात पर जो निर्भरता है वो कम होगी, और इसी निर्भरता को कम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि तिलहन को बढ़ावा दिया जाए, और केंद्र सरकार के आगामी 100 दिनों की योजना में ये एजेंडा, ये योजना भी शामिल हो सकती है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई। ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। निवेशकों के लिए बेहद शानदार रहा आज का कारोबारी सत्र, क्योंकि सेंसेक्स पहली बार 77,000 के आंकड़े के ऊपर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 308 अंकों के उछाल के साथ 77,301 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 92 अंकों के उछाल के साथ 23,557 अंकों पर क्लोज हुई। बीएसई का मार्केट कैप पहली बार 437 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। अपनी हरकतों से सुर्खियों में आ रहा है हारिस रऊफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अब उसके तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने फैंस से ही लड़ाई कर ली। दरअसल हारिस रऊफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को मारने के लिए दौड़ते दिख रहे हैं। उसकी पत्नी के साथ जाते वक्त फैंस ने हारिस पर कमेंट किया। उसके बाद भड़के हारिस ने कहा कि ये पक्का कोई इंडियन होगा।
इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि वो इंडियन नहीं, एक पाकिस्तानी है। वर्ल्ड कप में बाहर होने के बाद खिलाड़ियों की छुट्टी मनाने से पाकिस्तानी फैंस नाराज हैं। T20 वर्ल्ड कप पर फिक्सिंग का भूत, ये सवाल क्योंकि केन्या के पूर्व क्रिकेटर ने फिक्सिंग की कोशिश की। युगांडा के खिलाड़ी से संपर्क करने की कोशिश की। ग्रुप मैचेस के दौरान युगांडा के खिलाड़ी के पास कई बार फोन कॉल्स पहुंचे, लेकिन इस खिलाड़ी ने इसकी शिकायत तुरंत आईसीसी से कर दी और आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने इस मामले को तुरंत निपटा दिया। पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट खेलने उतरी थी युगांडा, 4 में से 1 मैच में जीत दर्ज की, लेकिन फिक्सिंग को लेकर के जो लोग लगातार एक्टिव होते हैं, ऐसे में केन्या के एक पूर्व क्रिकेटर ने फिक्सिंग की कोशिश की। युगांडा के खिलाड़ी से संपर्क करने की कोशिश की और न सिर्फ संपर्क बल्कि कई फोन कॉल्स भी इसलिए उससे किए गए, लेकिन खिलाड़ी जो था उसने तुरंत आईसीसी से इसकी शिकायत की। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट एक होती है जिसने तुरंत इस मामले को निपटा दिया। इस बार आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के लिए युगांडा पहली बार उतरी थी और 4 में से 1 मैच में जीत भी दर्ज की। 4 ओवर 4 मेडल, 0 रन और 3 विकेट। T20 वर्ल्ड कप में अविश्वसनीय गेंदबाजी का नजारा सामने आया। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन ने गजब की गेंदबाजी की और गेंदबाजी इस तरह की थी कि अपने कोचे के सभी 4 ओवर मेडन ने फेंके फर्ग्यूसन से और 3 विकेट भी झटके। फर्ग्यूसन ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मुकाबले में रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है इस तरह से, क्योंकि T20 के इतिहास में ये पहला मौका रहा जब पहली बार किसी भी गेंदबाज ने सभी ओवर मेडन को फेंकी और 4 ओवर 4 मेडन, 0 रन और 3 विकेट के साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच इगोर स्टिमन के खिलाफ गाज। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF से पद से बर्खास्त किया गया। फीफा विश्व कप 2024 क्वालिफायर में भारत का प्रदर्शन खराब रहा था और इस वजह से स्टिमैक को हटाने का फैसला किया। भारतीय टीम ने दूसरे राउंड में कुवैत से ड्रॉ खेला था, जबकि कतर से अहम मुकाबले में टीम इंडिया हार गई थी। पहली बार फीफा विश्व कप क्वालिफायर में तीसरे दौर में जगह बनाने का मौका था, लेकिन यहां पर यह मौका गंवा दिया। उसके बाद अब फुटबॉल टीम के हेड कोच पर गाज गिरी है। भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच इगोर स्टिमैक पर गाज। फीफा विश्व कप 2024 क्वालिफायर में भारत के खराब प्रदर्शन की वजह से स्टिमैक को हटाने का फैसला अब किया गया है। कतर के साथ अहम मुकाबला भारतीय टीम का हुआ, जिसमें वो हार गई। पहली बार फीफा विश्व कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में जगह बनाने का मौका था, लेकिन ये मौका गंवा दिया। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF ने भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच इगोर स्टिमैक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाया है।